हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का यह अगला सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग पिछले सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न हैं, ताकि एक भी प्रश्न इसमें छूटे नहीं। आइए बिना देर किए हुए चलते हम लोग पहले नंबर प्रश्न की तरफ। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न आ गया है। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी अपने भारत देश में जो सबसे लंबी नदी है उसमें गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी के रूप में जो आएगा वो ब्रह्मपुत्र आएगा। गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा, कौन कौन नाम है, भागीरथी और अलकनंदा, दो नाम से जो है वो निकलती है। और संयुक्त धारा जो है भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा देवप्रयाग के निकट यहाँ उत्तराखंड में एक साथ होकर के बहते हुई प्रवाहित होती है। तो अगर पूछा जाए कि गंगा से पूर्व कौन सी धारा है, तो उसका नाम है कि गंगा नदी जब एक साथ संयुक्त बनती है उससे पूर्व है भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की सहायक नदी में जो है कोसी नदी आती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल में एक साथ मिलकर के बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और अपने मुहाने पर जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर, यानी जो नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटी है, हिमालय पहाड़ का हिस्सा है, तो इसकी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। यह पहाड़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है, मेघालय है, दिसपुर है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, या असम है। तो इसकी सबसे सही जानकारी जो है वो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अगर कहा जाए तो और बेहतर होगा कि भारत के किस देश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा नहीं लगती है। तो अगर हम लोग भारत के मैप को विस्तृत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो देश बनता है वो ये है कि भारत के पश्चिम से पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, इन सारे देशों से भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। लेकिन भारत की जो सीमा स्थल रूप से नहीं लगती है वो श्रीलंका से नहीं लगती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये श्रीलंका से जो है पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को दोनों अलग अलग होते हैं। किसके द्वारा, पाक जल संधि के द्वारा। याद रखेंगे हम लोग, ये श्रीलंका जो है भारत का समुद्री पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का जो सबसे पूर्वी समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे पूर्वी समुद्री तट प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम लोग स्थिति देखें तो इधर पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो पूर्वी समुद्री तट है भारत का, यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि कोंकण तट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। भारत में जो कोंकण तट का जो प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति में कोंकण तट का विस्तार है, तो इसका अगर विस्तार की बात किया जाए कोंकण तट का, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गोवा से दमन तक का जो विस्तार है वो उसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, हालांकि वह जो है हिस्सा लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, तो उस पर जो जम्मू कश्मीर राज्य का जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा करके राज्य का पुनर्गठित किया गया, तो उसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। उसमें से जो जम्मू कश्मीर अब लद्दाख का हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, उसको सियाचिन या फिर अक्साई चीन या गिलगित क्षेत्र किस नाम से जानते हैं, तो उसको जाना जाता है अक्साई चीन के नाम से। यानी ऑप्शन नंबर डी 7वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा के ऊपर में कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर का अर्थात हो गया कि ये ऊपर में स्थित राज्य की बात हो रही है। तो अगर हम लोग भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और उसके अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं, जो ऊपर के राज्य हैं वो उत्तर में स्थित है और उसके जो नीचे के राज्य है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की स्थिति शुरू होती है और ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है यह कुल 8 राज्य मित्र पर गमछा झाड़ यानी मिजोरम, त्रिपुरा और जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन सारे राज्यों से होकर के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें जो राज्य इसके उत्तर में स्थित है तो यहाँ मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात मणिपुर जो है ऑप्शन नंबर ए 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कर्क रेखा के दक्षिण राज्य पूछा जाए तो इधर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, ये सारे राज्य जो हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य हो जाएगा। अपने बिहार की स्थिति अगर पूछा जाए तो बिहार भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है, क्योंकि बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारीय है और भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है और भारत के क्षेत्रफल का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट जो है वह उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना है, सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि भारत के क्षेत्रफल का जो 48% भाग है वो मैदानी भाग है। यह सबसे सही मतलब इसमें असत्य कथन के रूप में यह जाना जाएगा, बाकी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का चूंकि सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जा रहा है, ये हिमालय की चोटियों में से जो भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में स्थित है, तो इसलिए यह दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत में स्थित होती तो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी होती, लेकिन चूंकि यह नेपाल में स्थित है, यहाँ भारत का पूछा जा रहा है, तो इसके लिए सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है, यानी कौन सी नदियों का जो भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो प्रवाहित होकर के हिमालय, उसका उद्गम स्थल जो है वह हिमालय के पार है। तो इसमें जो 3 प्रमुख नदियां हैं जिसका भारत में प्रवाहित होती है लेकिन उसका उद्गम स्थल हिमालय के पार है, उन तीनों नदियों में से ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। ये तीनों जो है राकसताल में ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र जो है वो पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में आती है और फिर ये गंगा में मिल जाती है, और सिंधु सतलज जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान को चली जाती है, जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए। तो इसमें से जो है ये सिंधु और सतलज, सिंधु की सहायक नदी है सतलज और ब्रह्मपुत्र आकर के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलकर के बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र को जो है वो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न हम लोग एक एक करके इस प्रकार से करेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को, जो गंगा नदी जहाँ से निकलती है, 2 प्रमुख धारा, एक भागीरथी और एक अलकनंदा, और दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार के बाद जाती है पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश। तो वहाँ जो गंगा नदी को जाना जाता है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। 12वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न है 13वां है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल जाती है बंगाल में तो फिर उसके संयुक्त धारा को
किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिलती है तो उसकी संयुक्त धारा को जाना जाता है मेघना के नाम से, और यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है वह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जहाँ पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, अर्थात 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सांगपो निम्नलिखित में किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सांगपो जो है वो किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये नदी भारत में जो आकर के प्रवाहित होते हुए आती है तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, और ये नदी जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? अब यह प्रश्न हमारे इतिहास से है। हम भूगोल, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और साइंस सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, इसमें आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमसे पहले अगर क्वेश्चन कर पा रहे तो उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अंत में आप जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं, ताकि इससे ये पता चले कि कितनी तैयारियां हो चुकी है। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण में 1857 की क्रांति के तो अन्य बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें जो प्रमुख तत्कालीन कारण था वह था एनफील्ड राइफल, जिसमें के कारतूस का जो प्रयोग होता था उसमें अफवाहें थी कि उसमें चर्बी का प्रयोग किया जाता है, और कारतूस को खोलने के लिए दांत से खींचना पड़ता था, अर्थात उसमें ये अफवाहें थी कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिस कारण हिंदू और मुसलमान जो भी ये थे सिपाही थे सभी लोग को लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, और इस कारण से जो है यह तत्कालीन कारण बना और जो है मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 16वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस वक्त भारत के कौन गवर्नर जनरल थे? तो उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के क्रांति का जो बिहार से नेतृत्व किए थे वह मुख्य रूप से नाम आता है आरा के जगदीशपुर के जो है जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे सही जवाब होगा 18वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह महात्मा गांधी को जाता है, या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है, या आचार्य विनोबा भावे हैं, या फिर राम मनोहर लोहिया है? तो इसका सबसे सही जवाब है वह है कि आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा जो है वह भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वह महात्मा गांधी जी हैं, या फिर इनमें से कोई और है? तो सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी कि अरविंद घोष जो हैं वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो लिया गया है वह किससे लिया गया है? तो इसमें जो सबसे सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ से संकलित किया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो 27 दिसंबर 1911 को जो पहली बार जनगण मन अधिनायक जय है
जो हमारा राष्ट्रगान है जिसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो इसको जो सबसे पहले गाया गया था वह कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह सबसे पहले गाया गया था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, तो रहमतुल्लाह सयानी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और यह अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है यह एक उपन्यास है, यह किसकी रचना है, तो गोदान के वजह से बहुत फेमस हुए हैं, जो उनका नाम है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है ये अपने लेख के कारण बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। हिंदी से लेकर के उर्दू में इनका लेख जो है, उर्दू भाषा में भी इनका लेख बहुत ही फेमस हुआ है। तो इस प्रकार इस जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग जो आया तो वो उसका संबंध न्याय से था, राजस्व प्रशासन या पुलिस प्रशासन से, या फिर शिक्षा से था। तो सैडलर आयोग का जो संबंध है वह शिक्षा से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशनल ऑटोनॉमी कब से लागू किया गया था। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो लागू हुआ है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू हुआ है और हमारा जो संविधान है उसका अधिकांश भाग जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये समझिए तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। हालांकि भारतीय संविधान को जो है पूरे विश्व के सभी देशों के संविधान को पढ़ करके उसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 26 है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, खिलाफत आंदोलन वह मुख्य रूप से जो है अलुई बंधु मौलाना इनायत अली और विलायत अली, ये दो सगे भाई हैं, इन्हीं के द्वारा प्रमुख रूप से चलाया गया था, जो कि 1920 में शुरू हुआ। कहाँ से, तो तुर्की में खलीफा का पद जब समाप्त कर दिया गया था उसी के विरुद्ध जो है हर जगह पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में खिलाफत आंदोलन चला था। उस वक्त भारत में एक और आंदोलन मुख्य रूप से सक्रिय था, वह था रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों एक साथ चला। गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन की जब ये हुई बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता की है, इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी और जो है ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बेहतर ये गया कि मतलब लड़ाई मजबूत हुई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, यानी भारत में सिविल सेवा को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवाओं के सूत्रपात के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 28 है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 प्रकार की व्यवस्था है अपने भारत के सुचारू रूप से चलने के लिए। एक विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है, और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है और तीनों एक दूसरे से रिलेट है। तीनों में कोई किसी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तीनों के अधिकार क्षेत्र शामिल है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और करवाना, और ये न्यायपालिका का काम है कि अगर कोई कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो फिर कानून के मुताबिक ही उसको सजा देना, चाहे कानून का विरोध करने वाला विधायिका का सदस्य हो या कार्यपालिका का सदस्य हो या न्यायपालिका का सदस्य हो या किसी का भी सदस्य हो या कोई आम नागरिक हो। यानी इस प्रकार तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित भी है और तीनों स्वतंत्र भी है। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख अध्यक्ष है पूरे भारत में वह होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जनरल कमांडर भी होता है। हालांकि तीनों सेनाओं का एक प्रमुख जनरल कमांडर जो है वह CDS पद है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से जाना जाता है, CDS, लेकिन उसके बाद भी उसका भी प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 29 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश के प्रथम नागरिक हैं वह देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय होते हैं। अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो कि उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम किस आयु वर्ग का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए
एलिजिबल हो सकता है। तो जैसे हम लोग एक एक करके आते हैं कि जैसे मतदान करने के लिए, मतदाता बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित है कितना, 18 वर्ष। पंचायत स्तर का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा कितना है, 21 वर्ष। उसी प्रकार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी है, 25 वर्ष। पंचायत का किसी भी जैसे मुखिया वार्ड मेंबर का सदस्य बनने के लिए पंचायत के लिए 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो 30 वर्ष, और अगर भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, तो उसके लिए जो है उम्र सीमा है 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। 35 वर्ष से अधिक उम्र, उसके बाद कोई उम्र सीमा वैध नहीं है। वो अंतिम समय तक यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय तक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचन हो सकता है एक राष्ट्रपति का, उसके लिए राष्ट्रपति जो है, जो भी संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जिन्हें भी चुनेंगे तो वो जितनी बार भी चुना जा सकता है, कोई संख्या ये नहीं है। जैसे अमेरिका में जो है यह संख्या निर्धारित है कि कोई भी व्यक्ति 1-2 बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, लेकिन ऐसा भारत में कुछ नहीं है। सिर्फ आयु सीमा है कि 35 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम आयु की भी कोई सीमा नहीं है कि कितना अधिकतम आयु होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। राज्यसभा को परमानेंट जो है हाउस क्यों कहा जाता है। तो सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, नहीं, ये गलत बात है। इसमें विघटित नहीं किया जा सकता है, यह एक सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो बी और सी। तो बी और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये इसलिए नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये विघटित कभी नहीं होता है, इसलिए इसको जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। तो बी आंसर सही होगा, क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 6 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की जो ये कार्यकाल है वो पूरा होता है और फिर उस पर जो है पुनः निर्वाचन होते हैं। निर्वाचन कैसे होते हैं, तो यह और इनडायरेक्ट चुनाव होता है, यानी जो है चुने हुए विधायक जो है इन्हें चुनते हैं, यानी राज्य की विधानसभाओं से चुने हुए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन्हें सदस्यों को चुना जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से जो है वह मनोनीत भी करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो अगर बिहार की राज्यसभा की बात की जाए तो अभी बिहार में लोकसभा का फिलहाल चुनाव हुआ है। लोकसभा के लिए 40 सदस्य हैं। विधानसभा जो राज्य विधानमंडल का निचला सदन है विधानसभा, उसके लिए 243 है। विधान परिषद जो कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है उसमें 75 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अर्थात बिहार में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो डी सही उत्तर है। बिहार में लोकसभा 40, बिहार विधानसभा के सदस्य 243, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 275 और बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वह है 16। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा जो कि संसद का ऊपरी सदन है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता का जो है वो समय पूरा होता है। यही विधान परिषद के लिए भी है। राज्य विधान परिषद जहाँ भी है तो उसके सदस्यों का भी जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट सवाल है 34 है जो कि साइंस से संबंधित सवाल है कि ध्वनि का तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो पिच है वह उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। 34वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में उत्तर जाना जाएगा। महिलाओं का पिच जो है वो हाई होता है, पुरुषों का पिच लो होता है। महिलाओं का पिच हाई होता है, इसी कारण महिला की आवाज़ जो है वो सुरीली होती है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 के हर्ट्ज भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। 20 HZ से 20 के मतलब 1000 हुआ। 20 के हर्ट्ज तक की जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि है
वो क्या है, तो 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि के नाम से जाना जाता है। यानी हम मनुष्य का कान जो है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ही ध्वनि को सुन सकते हैं। इस रेंज से कम या इससे ज़्यादा की जो ध्वनि होगी तो मनुष्य का कान उस ध्वनि को नहीं सुन सकता है। श्रव्य और ऑडिएबल ध्वनि का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ही है। अगला सवाल है 36 है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों सुनाई नहीं पड़ता। तो चंद्रमा पर अगर विस्फोट हो रहा है या धरातल पर कोई विस्फोट हो रहा है तो उसका आवाज़ चंद्रमा तक नहीं जा पाता है। इसका कारण यह है कि रास्ते में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर वायु भी नहीं है, निर्वात है, तो जो ध्वनि का गमन है वह किसी न किसी माध्यम में होता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो लेकिन अगर कोई निर्वात है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर ध्वनि का गमन नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर सुनाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग है वह है 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 330 मीटर ध्वनि यह होता है प्रकाश। यही कारण है कि जब देखते हैं कि बारिश के मौसम में लाइटिंग पहले होता है और आवाज़ जो है गर्जन की आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि लाइटिंग और गर्जन एक साथ ही होता है, लेकिन चूंकि जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और जो ध्वनि की चाल है वो मात्र 330 मीटर पर सेकेंड है। इसीलिए प्रकाश पृथ्वी पर पहले आ जाती है, चमक हम लोग पहले देखते हैं और गर्जन की आवाज़ बाद में आती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया। एक्सरे जो टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाता है, इस एक्सरे का जो आविष्कारक हैं वो रॉन्टजन महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं। तो परमाणु, कोई भी अगर परमाणु हो, चाहे किसी भी तत्व का परमाणु हो, तो उसके बीच में उसका न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, और परमाणु की कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन होता है। n का जो नंबर है वो कक्षा की संख्या को बताता है, यानी उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 40 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो परमाणु के जो 3 प्रमुख कण हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी खोज किए थे। तीनों को याद रखिए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता जो हैं वह है जेम्स चैडविक, प्रोटॉन के खोजकर्ता जो हैं वह गोल्डस्टीन है। प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता है वह है जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह 40 प्रश्न आपको बहुत फायदेमंद होंगे परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।